केमिस्ट्री बाय प्रदीप कुमार में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स और हमारा आज का टॉपिक है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड दिस इज द पार्ट 7 ऑफ दिस चैप्टर। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे लगती है। जैसा हम जानते हैं या हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो SN2 रिएक्शन होता है उसमें तो कॉन्फ़िगरेशन की इन्वर्सन हो जाती है और SN1 में रेसिमिक मिक्सचर बनता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये SN2 रिएक्शन शो किया हुआ है। हमारे पास एल्काइल हैलाइड है। अब एल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन में क्या करता है कि जिस डायरेक्शन में हैलोजन लगा है उससे अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करता है कार्बन के ऊपर और ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। ट्रांजिशन स्टेट में न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू करता है और हैलोजन के बीच का बॉन्ड टूटना स्टार्ट होता है। अनस्टेबल स्टेट है ये। इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या है, हैलाइड आयन बाहर हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन के साथ जुड़ जाता है और इस तरह से जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसी हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है। जैसे हवा में छाता उल्टा हो जाता है उस तरह से जिधर को न्यूक्लियोफाइल लगेगा उससे दूसरी तरफ को जो 3 ग्रुप लगे होते हैं उनको धकेल देता है। ये हमारे पास SN1 रिएक्शन है जिसको हमने स्टडी किया था। इसमें क्या होता है कि पहले जो एल्काइल हैलाइड है वो किस में टूटता है, कार्बोकैटाइन में। अब कार्बोकैटाइन का जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे दोनों साइड से अटैक कर सकता है, आइदर फ्रॉम राइट और फ्रॉम लेफ्ट। अगर ये राइट से अटैक करता है तब तो कॉन्फ़िगरेशन वैसी ही आती है जैसी एल्काइल हैलाइड की पहले थी, लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट से अटैक करता है तो ये कॉन्फ़िगरेशन को इन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो रेसिमिक मिक्सचर बनता है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री इनको कैसे स्टडी करती है इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वी नीड टू लर्न सम बेसिक स्टीरियोकेमिकल प्रिंसिपल्स एंड नोटेशंस दैट आर। कौन कौन सी ऐसी नोटेशन है ये जो जिनकी सहायता से हम इस कंसेप्ट को स्टडी कर सकते हैं। पहला है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऑप्टिकल एक्टिविटी, एसिमेट्री, कायरलिटी, रेसिमाइजेशन, इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। हम इन टर्म्स के बारे में पहले जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? जनरली जो लाइट किसी भी सोर्स से आती है उसमें लाइट जो है वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। जैसे आप यहां देख सकते हैं ये हमारे पास बल्ब है, सोर्स ऑफ लाइट। यहां से लाइट आ रही है और ये जो एरो दिखा रहे हैं दीज आर द प्लेन्स इन विच द लाइट वाइब्रेट्स। लाइट जो है ऑर्डिनरी लाइट इन प्लेन में वाइब्रेट करती है, ऑल डायरेक्शन में आप देख रहे हैं लाइट हैज द वाइब्रेशन इन ऑल डायरेक्शन। और जब हम इस लाइट को पोलराइजर से पास करते हैं, अब पोलराइजर क्या चीज है, ये नाइकोल प्रिज्म होता है। 2 प्रिज्म को जोड़ करके एक प्रिज्म बनाया होता है जिसको हम नाइकोल प्रिज्म कहते हैं। इसकी क्या क्वालिटी है कि ये जो लाइट इसमें एंटर कर जाती है तो ये लाइट की बाकी प्लेन्स को तो काट देता है, सिर्फ एक ही प्लेन रखता है और इसके बाद जो लाइट बाहर निकलती है दैट लाइट वाइब्रेट ओनली इन वन प्लेन। एक ही प्लेन में लाइट वाइब्रेट करेगी इसके बाहर आने के बाद। तो इस लाइट को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सो व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? विच हैज द वाइब्रेशन ओनली इन वन प्लेन। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं
यहाँ पे हमने ये ऑर्डिनरी लाइट की वाइब्रेशन शो की है। जब हम इस लाइट को पास करते हैं इस खिड़की में से, और खिड़की में हमने सरिये लगाए हैं इस तरह से, तो होगा क्या, जो इसके पैरेलल कंपोनेंट है प्लेन का वही इससे पास करेगा, बाकी कट जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास जो लाइट आएगी उसमें यही कंपोनेंट रहेगा, एक ही प्लेन में वाइब्रेट करेगी लाइट। तो इस तरह की लाइट को हम कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। So, when this light is passed through Nicol prism, the emerging light possesses the vibration only in one plane, and this light is called plane polarized light. तो ये plane polarized light आपको समझ आ गया होगा कि क्या होती है। ऐसी लाइट जो एक ही प्लेन में वाइब्रेट करे। जनरली लाइट जो है ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है, हर प्लेन में वाइब्रेट करती है, लेकिन जब इस लाइट को हम नाइकोल प्रिज्म में से पास करते हैं तो जो लाइट नाइकोल प्रिज्म से होकर के बाहर आती है उसमें जो वाइब्रेशन है एक ही प्लेन में होती है उस लाइट में। उस लाइट को कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब है ऑप्टिकल एक्टिविटी। व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी? यहां पे हमने वही अरेंजमेंट रखा हुआ है जो हमने पहले स्टडी किया, देखिए यहाँ पे। लेकिन यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आ रही है, ऑर्डिनरी लाइट है, पोलराइजर से पास की, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन गई। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हमने आगे एक ट्यूब में से पास किया है, और इस ट्यूब को क्या कहा है? इट इज पोलैरीमीटर सैंपल सेल। अब इस पोलैरीमीटर सैंपल सेल में हम करते क्या हैं? इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन लेते हैं, उसको डालते हैं, और जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है इसको उस सॉल्यूशन में से पास करने के बाद फिर एनालाइज करते हैं कि क्या इसमें जो प्लेन थी लाइट की, जिसमें लाइट वाइब्रेट कर रही थी, वो प्लेन वैसे ही रही है या कहीं रोटेट हो गई। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे वर्टिकल प्लेन में लाइट वाइब्रेट कर रही थी, जैसे ही सैंपल में से पास की ये टेढ़ी हो गई, और यहाँ से हमने इसको ऑब्जर्व किया है। तो अगर सॉल्यूशन इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट की प्लेन को रोटेट कर देता है, तो उस कंपाउंड को, जिसका हमने सॉल्यूशन यहाँ रखा था, उस कंपाउंड को कहते हैं कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर नहीं घुमाता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर लाइट की प्लेन को रोटेट कर देता है तो ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। तो सर्टेन कंपाउंड्स रोटेट द प्लेन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट व्हेन इट इज पास्ड थ्रू देयर सॉल्यूशन। कि जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन में से पास करते हैं, तो अगर वो कंपाउंड उस लाइट की प्लेन को रोटेट कर देता है, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो उस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर नहीं घुमाता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। मीन्स इट इज द फिनोमिना ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय कंपाउंड। The angle by which the plane polarized light is rotated is measured by an instrument called polarimeter. अब कितने डिग्री पे लाइट को घुमाया है, इसको मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं उसका नाम है पोलैरीमीटर। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, तो पोलैरीमीटर। और यू कैन सी द पिक्चर हियर। यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट पास करेगी, यहाँ नाइकोल प्रिज्म होता है इसके अंदर। नाइकोल प्रिज्म के बाद जो लाइट निकलेगी वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी। इसके अंदर हम सैंपल सॉल्यूशन रखते हैं, जिसको हमने चेक करना होता है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट उस सॉल्यूशन में से पास करती है तो यहाँ से हम इसकी रोटेशन चेक करते हैं। यहाँ पे डिग्रीज लगी होती है अंदर, पहले 0 डिग्री पे रखा होता है, लाइट की जो प्लेन है उसको 0 के साथ कोइंसाइड किया होता है। जब हम यहाँ सैंपल रख देते हैं उसके बाद इसकी प्लेन को चेक करते हैं, तो अगर वो रोटेट हो गई है तो हम उस कंपाउंड को कहते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है।
टाइप्स ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब अगर कंपाउंड लाइट की प्लेन को रोटेट करता है तो ये रोटेशन कितने प्रकार की है। यहां पे देखिए हमने अरेंजमेंट वैसा शो किया है। सोर्स ऑफ लाइट अनपोलराइज्ड लाइट है, ये यहां से प्लेन पोलराइज्ड हो रही है, इसको हमने सॉल्यूशन में से पास किया है, किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन बना के यहाँ इसके पाथ में रख दिया और यहाँ से इसको एनालाइज किया। यहाँ से हम इस डायरेक्शन में खड़े होकर के एनालाइज करेंगे, ये हमारा इधर को राइट आएगा और इधर को लेफ्ट आएगा। तो आप देख रहे हैं जैसे ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस सॉल्यूशन में से पास कर रही है, इसकी प्लेन रोटेट हो रही है। किस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है? टुवर्ड्स राइट। तो ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की प्लेन को राइट में रोटेट करें उनको हम क्या कहते हैं? डेक्सोरोटेटरी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो लाइट की प्लेन को रोटेट करें, दीज आर कॉल्ड डेक्सोरोटेटरी कंपाउंड्स। और डेक्सो जो है ये ग्रीक वर्ड है, मीन्स राइट रोटेटिंग। तो कौन डेक्सो रोटेटरी है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस कंपाउंड के नाम के पहले स्मॉल डी लगा देते हैं या पॉजिटिव साइन लगा देते हैं। डिग्री ऑफ रोटेशन, जितनी डिग्री ऑफ रोटेशन वो शो करेगा, जैसे 60 डिग्री रोटेट कर रहा है टुवर्ड्स राइट, तो हम क्या लिख देंगे? डी 60 डिग्री या प्लस 60 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल यहां हमारे पास लैक्टिक एसिड है। अब लैक्टिक एसिड जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट की प्लेन को रोटेट करता है, तो यहां हमने क्या लगा दिया? प्लस और डी लैक्टिक एसिड या प्लस और डी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। दिस इज द पिक्चर या फॉर्मूला ऑफ दिस लैक्टिक एसिड। एक इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, OH लगा है, CH3 और H लगा है। इसी तरह से ये भी हमारे पास वैसे ही हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया सॉल्यूशन में से और फिर यहां से ऑब्जर्व की इसकी रोटेशन। अब आप यहां देख रहे हैं कि रोटेशन किस डायरेक्शन में आ रही है? अब टुवर्ड्स लेफ्ट आ रही है रोटेशन। यहां से अगर हम खड़े होकर देखें, ये हमारा राइट है, इधर को हमारा लेफ्ट है, तो यहां से पहले वर्टिकल जा रही थी, वर्टिकल से लाइट की प्लेन किधर को रोटेट हो गई है? टुवर्ड्स लेफ्ट रोटेट हो गई है। तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं या लीवो रोटेटरी बोलते हैं, या इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं या माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ द लाइट इज रोटेटेड टुवर्ड्स लेफ्ट मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द कंपाउंड इज सेड टू बी लीवो रोटेटरी और L फॉर्म एंड नेगेटिव साइन इज प्लेस्ड बिफोर द डिग्री ऑफ रोटेशन। अब यहाँ पे अगर 30 डिग्री ये लेफ्ट में रोटेट कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे? माइनस 30 डिग्री या L 30 डिग्री, या नाम से पहले हम इसके नेगेटिव साइन लगा देते हैं। नेगेटिव साइन मीन्स ये लीवो रोटेटरी है। फॉर एग्जांपल माइनस और L लैक्टिक एसिड या माइनस और L 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये जो लैक्टिक एसिड है ये लीवो रोटेटरी है। मीन्स अगर हम इस लैक्टिक एसिड के सॉल्यूशन को प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पाथ में रखते हैं तो ये उस लाइट की प्लेन को लेफ्ट में घुमा देता है। आप यहां स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये भी लैक्टिक एसिड है, ये भी लैक्टिक एसिड है, लेकिन फर्क क्या है दोनों? एक डेक्सोरोटेटरी है, एक लीवोरोटेटरी है। तो इस प्रकार के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? एक डी और दूसरा L आइसोमर्स है एक कंपाउंड का, इनको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। एक ही कंपाउंड के D एंड L आइसोमर्स, दीज आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को हम कहते हैं कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, कायरलिटी एंड एनोन्सियोमर्स की। लुईस पास्चर in 1848 observed that crystals of certain compounds which exist in the form of mirror images, their aqueous solutions, showed optical rotation equal in magnitude for the solution of the equal concentration but opposite in a direction. लुईस पास्चर 1848 में उसने क्या ऑब्जर्व किया? उसने देखा कि कुछ कंपाउंड के क्रिस्टल्स जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, मतलब एक क्रिस्टल और उसकी मिरर इमेजेस वाला दूसरा क्रिस्टल,
अगर उनके हम एक्वस सॉल्यूशन लें और उन एक्वस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बराबर होनी चाहिए, उनकी ऑप्टिकल रोटेशन देखें या ऑप्टिकल एक्टिविटी देखें तो वो बराबर होती है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन उनकी अलग होती है। मतलब अगर एक सॉल्यूशन 60 डिग्री टूवर्ड्स राइट घुमाता है, मतलब +60 है, तो दूसरा -60 होगा, मीन्स उतना ही रोटेशन वो अपोजिट डायरेक्शन में देगा। ये उसने ऑब्जर्व किया। फॉर एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड एंड 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, तो लैक्टिक एसिड और उसकी मिरर इमेज कंपाउंड, देखिए अगर हम इसको लैक्टिक एसिड को रिप्रेजेंट करें, इससे सेंटर में कार्बन है, इसके साथ 4 ग्रुप्स और लगे हैं और इसकी मिरर इमेज है, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। यहां पे देखिए आप OH HCOOH CH3 HOH CH3 COOH, तो इसमें क्या कहा गया था कि जो ऑप्टिकल रोटेशन है इन एटम्स की अरेंजमेंट या ग्रुप ऑफ एटम के अरेंजमेंट जो सेंट्रल एटम के चारों तरफ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि CH3 के बाद OH आ रहा है, H और COOH तो सेम है एज इट इज, लेकिन यहाँ OH के बाद CH3 आ रहा है, मीन्स इन दोनों के अरेंजमेंट में डिफरेंस है, इसकी वजह से इनकी ऑप्टिकल रोटेशन अपोजिट है। He believed that this difference in optical activity was associated with the three-dimensional arrangement of the atom or configuration in the two types of crystals. Dutch scientist J. Van Hoff and French scientist C. Lebel in the same year independently argued that the special arrangement of the 4 groups around the central atom is tetrahedral. उसी साल डच साइंटिस्ट जे वॉन हॉफ और फ्रेंच साइंटिस्ट सी लेबेल ने भी क्या कहा, उन्होंने कहा कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो 4 ग्रुप का अरेंजमेंट है, अगर सारे के सारे सब्सिक्वेंट कार्बन के साथ जो जुड़े हैं वो अलग अलग हैं, तो इस प्रकार के कार्बन को हम क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर। मतलब आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, टेट्रा वैलेंसी, 4 एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम को जोड़ने की इसमें कैपेसिटी है। तो अगर कार्बन के साथ जो 4 एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम जो जुड़े हैं अगर वो अलग अलग हैं, उनमें कोई सिमिलरिटी नहीं, तो उस प्रकार के कार्बन को हम कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर। आप यहाँ देख सकते हैं ये कार्बन है, एक सब्सिक्वेंट ए लगा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों अलग अलग है। तो इस प्रकार के कार्बन को हम क्या बोलेंगे कि ये स्टीरियो सेंटर है या एसिमेट्रिक कार्बन कहेंगे हम इसको। The resulting molecule would lack the symmetry and is referred to as asymmetric molecule. अब वो मॉलिक्यूल जिसमें इस तरह का कार्बन है उसमें सिमेट्री नहीं होगी और इस तरह से उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो व्हाट इज एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल? एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें एक ऐसा कार्बन हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, एक ऐसा कार्बन जिसके साथ जो 4 एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगे हैं वो डिफरेंट है। द एसिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी इन सच ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो एसिमेट्री है मॉलिक्यूल की, मीन्स जिसमें एक कार्बन ऐसा लगा है जिसमें 4 ग्रुप डिफरेंट टाइप के जुड़े हैं, वही रिस्पॉन्सिबल है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। मतलब मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी किसकी वजह से है, उसकी एसिमेट्री की वजह से। अब है कायरलिटी। व्हाट इज कायरलिटी? अ मॉलिक्यूल और एन ऑब्जेक्ट विच इज नॉन सुपरइम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज इज सेड टू बी कायरल। ऐसा मॉलिक्यूल जो अपनी इमेज, मिरर इमेज उसकी, और अपनी इमेज और मिरर इमेज वो नॉन सुपरइम्पोजेबल अगर है तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि ये कायरल ऑब्जेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल, योर लेफ्ट एंड राइट हैंड लुक सिमिलर बट इफ यू पुट योर लेफ्ट हैंड ऑन योर राइट हैंड दे डू नॉट कोइंसाइड। जैसे हमारे लेफ्ट और राइट हैंड है, आप देख सकते हैं इस हाथ की ये मिरर इमेज है। मतलब अगर हम शीशे में इस हाथ को देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, तो
दीज आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर। इसको शीशे में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, इसको शीशे में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, मिरर में देखेंगे। और अगर हम इनको सुपरइम्पोज करें, मतलब एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज रखें, जैसे यहाँ पे रखी हुई है, हथेली डाउन की तरफ आनी चाहिए, तो क्या करेगा ये, एक हाथ दूसरे हाथ को पूर्ण रूप से नहीं ढकता है, मीन्स अंगूठे के ऊपर अंगूठा नहीं आ रहा है, या जिस उंगली जो नीचे उंगली है उसी के ऊपर दूसरी वैसी ही उंगली नहीं आ रही, तो इसको हम बोलते हैं नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी मिरर इमेज नॉन सुपरइम्पोजेबल हो, उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कि ये कायरल मॉलिक्यूल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो गॉगल्स दिखाई है, ये गॉगल और ये इसकी मिरर इमेज। अगर हम इस गॉगल की इसकी मिरर इमेज को ओरिजिनल के ऊपर रखेंगे तो ये भी सुपरइम्पोज नहीं करेगी, नॉन सुपरइम्पोजेबल, क्योंकि यहाँ जो क्लियर लेंस है उसके ऊपर कलर्ड लेंस आ रहा है। The object which are non-superimposable on their mirror images, like a pair of hands, are said to be chiral and this property is known as chirality। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी मिरर इमेज के ऊपर नॉन सुपरइम्पोजेबल हो, उन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं कि ये कायरल ऑब्जेक्ट है, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कायरलिटी, कि इन ऑब्जेक्ट में कायरलिटी है, जिनकी मिरर इमेज नॉन सुपरइम्पोजेबल होती है। अब आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई है। अब बात करते हैं व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, अगर उसमें एक प्लेन ऐसी है कि वो उस ऑब्जेक्ट को दो एक जैसे भागों में बांटे, सेम पोर्शन में आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करके दो, तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब आप यहाँ देख रहे हैं, अगर इसको सेंटर से डिवाइड कर दिया जाए तो जैसा इधर का पोर्शन है वैसा ही सेम इधर का पोर्शन है। इट मीन्स दिस ऑब्जेक्ट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अगर हम इसकी मिरर इमेज को देखें, ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और इसकी मिरर इमेज, तो इसकी मिरर इमेज को अगर हम इसके ऊपर रखें तो ये सुपरइम्पोज कर जाएगी, मीन्स सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। तो द ऑब्जेक्ट विच आर सुपरइम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेजेस आर कॉल्ड अकायरल। कायरल किसको बोला? जो आपस में नॉन सुपरइम्पोजेबल है। और अकायरल किसको बोला? जो आपस में सुपरइम्पोजेबल है। कौन कौन? खुद और उसकी मिरर इमेज। The above test for molecular chirality can be applied to the organic molecules by constructing the models and its mirror image, or by drawing the three-dimensional structure and attempting to superimpose them। ये जो टेस्ट है नॉन सुपरइम्पोजेबल या सुपरइम्पोजेबल का, इसको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के हम मॉडल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उनकी मिरर इमेज देख करके या उनके थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके हम देख सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो कायरल है, कौन सा एकायरल है। जिनकी इमेज नॉन सुपरइम्पोजेबल होगी एक दूसरे के ऊपर वो कायरल होंगे, जिनकी मिरर इमेज जो अपनी मिरर इमेज के सुपरइम्पोज हो जाएंगे वो अकायरल होंगे। The presence of single asymmetric carbon atom is one aid which help us to recognize the chiral molecule। यहाँ पे कायरल मॉलिक्यूल का पता हम कैसे लगा सकते हैं? अगर किसी मॉलिक्यूल में एसिमेट्रिक कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन मीन्स जिसके साथ चार ग्रुप अलग अलग लगे हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये कायरल मॉलिक्यूल है। Let us consider the two simple molecules, propane 2-ol and butane 2-ol and their mirror image। अब आइडेंटिफाई करते हैं एसिमेट्रिक कार्बन की सहायता से कि मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है। हम एग्जांपल लेते हैं प्रोपेन 2-ol का। पहले प्रोपेन 2-ol लेते हैं, फिर ब्यूटेन 2-ol लेंगे। प्रोपेन 2-ol, दिस इज द पिक्चर ऑफ प्रोपेन 2-ol। यहाँ पे हमने प्रोपेन 2-ol को विज़न डैश फार्मूले से रिप्रेजेंट किया है। इसमें जो डार्क लाइन होती है, जैसे यहाँ सेंटर में कार्बन है, डार्क लाइन के साथ OH लगा है, मीन्स ये हमारी तरफ आता है, और जो डैश लाइन है वो
इस प्लेन के पीछे की तरफ जाता है, और ये जो CH3 और CH3 है ये स्क्रीन की प्लेन के ऊपर होती है। तो ये हमारे पास प्रोपेन टू ओल और ये इसकी मिरर इमेज है। अब हमने देखना है कि क्या ये कंपाउंड इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाता है या नहीं होता है। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इसको रोटेशन दे दें इस तरह से, मतलब CH3 इस CH3 को यहाँ ले जाएं तो ये यहाँ आ जाएगा और OH यहाँ आ जाएगा, H जो है इधर चला जाएगा। ये रोटेट कर दिया है यहाँ पे। अब इसको अगर हम इसके ऊपर रखते हैं तो ये पूरे का पूरा ढकता है एक दूसरे को। इट मीन्स कि जो मिरर इमेज है प्रोपेन टू ओल की, ये एक दूसरे के सुपर इम्पोज हो जाती है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल हुआ, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हुआ, मीन्स ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। यहाँ हमने इसको मॉडल से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि इसमें दो ग्रुप एक जैसे हैं। तो यहाँ पे भी हमने येलो दो ग्रुप दिखाए हैं जो एक जैसे दिखाए हैं, एक रेड से दिखाया है, एक ब्लू से दिखाया है, और ये इसकी मिरर इमेज है। अगर हम इस मिरर इमेज को इस तरह से घुमा दें, जैसे इस रेड को इस रेड की जगह ले आए, इस तरह से रोटेशन देंगे, तो क्या होगा, ब्लू इधर को चला जाएगा और ये जो येलो है ये इस येलो की डायरेक्शन में आ जाएंगे, और फिर अगर हम इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये सुपरइम्पोज कर जाएगा। तो इट मीन्स ये जो कार्बन है ये स्टीरियो सेंटर नहीं है या एसिमेट्रिक कार्बन ये नहीं है, और ये मॉलिक्यूल जो है वो कायरल मॉलिक्यूल नहीं है, ये कायरल मॉलिक्यूल है। So propane 2 does not contain an asymmetric carbon as all the four groups attached to the tetrahedral carbon are different, not different. यहाँ पे जो कार्बन है ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें दो ग्रुप एक जैसे लगे हैं। अगर तो कार्बन के साथ चार ग्रुप जो लगे हैं वो सारे के सारे अलग अलग होते हैं, तो कार्बन कैसा होता, एसिमेट्रिक कार्बन होता। तो और इसकी मिरर इमेज भी नॉन सुपर इम्पोजेबल आती, लेकिन यहाँ पे दो ग्रुप एक जैसे हैं तो इसकी मिरर इमेज भी सुपर इम्पोजेबल आ रही है, और ये कार्बन जो है वो एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। Thus it is an achiral molecule. अब हम बात करेंगे ब्यूटेन 2 ओल। ब्यूटेन 2 ओल में क्या है, आप यहाँ देखिए, ये हमने ब्यूटेन 2 ओल का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे ए कार्बन CH3 CH2 CH CH3 इस C के साथ OH लगा है, मीन्स सेकेंड कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा है। इस कार्बन को हम अगर देखें तो इसके साथ चार ग्रुप कौन कौन से लगे हैं, ये इथाइल ग्रुप लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है, हाइड्रोजन लगा है और OH लगा है। चारों ग्रुप डिफरेंट है। इट मीन्स ये कार्बन स्टीरियो सेंटर तो है, और ये इसका हमने मॉडल रिप्रेजेंट किया है। अब अगर हम इसकी मिरर इमेज देखें, मिरर में कैसे दिखेगा ये, तो ये इसकी मिरर इमेज आगे इसी तरह से दिखेगी। अब मिरर इमेज को अगर हम इसके ऊपर सुपर इम्पोज करें या इसको इस मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज करें, इसके ऊपर रखें रोटेशन देके या ऐसे, तो क्या ये ढक रही है? नहीं ढक रही है। हमने इसको रोटेट करके देखा, OH की जगह अगर OH ले आते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे OH की जगह ये OH, हमने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, OH की जगह OH तो आ गया, लेकिन CH3 इधर को चला गया, H इधर को आ गया। अब यहाँ पे देखिए CH2 CH3 CH2 CH3 एक दूसरे को ढक देंगे, OH OH एक दूसरे को ढक देगा, लेकिन जहाँ पे H आ रहा है यहाँ ये CH3 आ रहा है, और जहाँ पे CH3 आ रहा है वहाँ पे H आ रहा है। इट मीन्स कि अगर चार ग्रुप डिफरेंट हैं और अगर हम मिरर इमेज को देखें और उनकी सुपर पोजीशन देखें, तो दो ग्रुप तो एक दूसरे को ढक देंगे, मतलब सेम आ जाएंगे, लेकिन दो ग्रुप जो है वो एक दूसरे को नहीं ढकेंगे, वो अल्टरनेट पोजीशन पे आते हैं। तो एक ऐसी इमेजेस होगी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। यहाँ पे ये मिरर लगाया था हमने, यहाँ पे आप इसकी सहायता से भी देख सकते हैं, मॉडल की सहायता से। कार्बन चार डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, ये इसकी मिरर इमेज है। अगर हम इस ग्रीन को इसकी पोजीशन में ले आए, मतलब यहाँ धकेल दें, तो ग्रीन तो ढक देगा, ये इसको ढक देगा, लेकिन होगा क्या, जहाँ येलो है वहाँ वायलेट आ जाएगा, जहाँ वायलेट है वहाँ येलो आ जाएगा।
या पिंक है वहाँ येलो आ जाएगा, और जहाँ येलो है वहाँ पिंक आ जाएगा। तो इस तरह से ये नॉन सुपरइम्पोज हो जाता है। ब्यूटेन 2-ol has 4 different group attached to the tetrahedral carbon and as expected in the chiral, जैसा कि हम कायरल कार्बन में एक्सपेक्ट करते हैं वैसा ही है इसमें। Some common example of the chiral molecules are, कायरल मॉलिक्यूल के कुछ एग्जाम्पल हमारे पास दिखाए हैं हमने यहाँ पे, जैसे 2-chlorobutan, 2,3-डाईहाइड्रोक्सीप्रोपेनॉल, ब्रोमोक्लोरोआइडोमीथेन, 2-ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2-chlorobutan। आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये कायरल मॉलिक्यूल है या नहीं है। 2-chlorobutan स्ट्रक्चर। अब हमने इनमें से कायरल कार्बन ढूंढना है पहले, ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 ग्रुप अलग अलग लगे। तो इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन एक जैसी है, इसमें 1 हाइड्रोजन, 1 Cl, 1 इथाइल ग्रुप, 1 मिथाइल ग्रुप। मीन्स ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है या स्टीरियो सेंटर है। इसके अगेंस्ट हमने इसकी मिरर इमेज ली है। देखिए यहाँ पे ये कार्बन Cl, CH3, C2H5 और H, ये इसकी मिरर इमेज आ गई। क्या ये एक दूसरे को सुपरइम्पोज कर रही है? नहीं करेगी ये, इसलिए ये कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मींस इट विल रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। इसी तरह से आपके पास 2,3-डाईहाइड्रोक्सीप्रोपेनॉल है, या इसको ग्लाइसरैल्डिहाइड भी हम कहते हैं। इसमें भी हमने क्या करना है कि एसिमेट्रिक कार्बन इसमें है या नहीं, कायरल कार्बन स्टीरियो सेंटर एक ही चीज है। कार्बन, इस कार्बन को अगर हम देखें, 1 हाइड्रोजन, 1 OH, 1 एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, दूसरा CH2OH ग्रुप लगा है। तो इसकी भी अगर हम मिरर इमेज लेंगे वो भी नॉन सुपरइम्पोजेबल आएगी। इट मीन्स ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। हमारे पास ब्रोमोक्लोरोआइडोमीथेन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रोमोक्लोरोआइडोमीथेन। इसमें भी 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं कार्बन के साथ। एसिमेट्रिक कार्बन है ये, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसकी मिरर इमेज भी एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज नहीं करेगी। अब बात करेंगे हम एनोसियोमर्स, रिटेंशन, इन्वर्सन एंड स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ SN2 एंड SN1 मैकेनिज्म। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।